So, hello everybody. Now we are into our new chapter के रिवीजन पर दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. हाँ, मेरा भी ब्रेक हो गया बेटा. चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंने आपको ये वर्ड लिखाया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सर इसके अंदर तीन चीजें आ जाती है: कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो नॉट मोर देन 3 महीने से ज्यादा अपन होल्ड करके रखते हैं. सर फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ कैश, इधर इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो. इनफ्लो मतलब रिसीव हुई कैश, आउटफ्लो मतलब पेमेंट किया है हमने. ठीक है. और इन अ एंड डिस्क्लोज presentation and disclosure of movement in cash in vertical format on activity basis is known as what? Cash flow statement. क्या क्या कहलाता है ये? कैश फ्लो स्टेटमेंट. पक्का? तो सर कोई भी स्टेटमेंट जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज कर रहा है मूवमेंट ऑफ कैश, स्पेशली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक वर्टिकल फॉर्मेट में इन अ ऑन एक्टिविटी बेसिस इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. तीन एक्टिविटी होती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. सर मेरी एक कंपनी है एच डी लिमिटेड. अभी कंपनी कोई रेगुलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग. सर जो कमाया उसको इन्वेस्ट कर दिया तो दैट इज इन्वेस्टिंग. सर कोई हमने लोन्स वगैरह बोरोइंग्स करी है, दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ माय एंटिटी. सर मैं खुद एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हूँ, एंटिटी हूँ. इन्वेस्टिंग एंटिटी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ. मेरा काम ये लोगों को लोन देना. मेरा काम क्या है? लोगों को लोन देना. मेरा काम है लोगों को लोन देना. तो कैन आई से इस इस केस में अगर मेरे पास जो इनकम आ रही है, लोग मेरे पास डिपॉजिट करते हैं और फिर मैं लोगों को लेंड करता हूँ. कई बार लोग मेरे पास डिपॉजिट करते हैं, मैं उन्हें इंटरेस्ट देता हूँ. तो ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया. तो इस केस में ये सारी चीजें मेरी ऑपरेशंस हो जाएंगी, जो अपन ने कल या परसों में अपने टेलीग्राम में एक एमसीक्यू मैंने आपको भेजा था उससे रिलेटेड. यस और नो? दैट इज आवर ऑपरेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके. सर होता क्या है कैश फ्लो में? ऑपरेटिंग मतलब यहाँ पे ध्यान क्या देना है अपने को? एंटिटी का बिजनेस है क्या, इस पर डिटरमाइन करेंगी ये तीनों एक्टिविटीज. सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, प्रणेहा, नेहा, प्रियल, राजदीप, मानसी, अंजलि, भरत, डन. ठीक है. सर हैशटैग नंबर 2. सर हमने बचपन में पढ़ा था ऑपरेटिंग कैश प्लस इनफ्लो ऑफ कैश लेस आउटफ्लो ऑफ कैश इज नथिंग बट क्लोजिंग कैश. मेरी जेब में आज सुबह जब मैं दुकान पे गया 100 रुपए लेके गया था. मैंने 200 रुपए का माल भी बेचा, कहना इसे मेरी जेब में अब 300 रुपए हो गए. 150 रुपए का एक्सपेंस भी बियर किया, तो कहना इसे 300 लेस 150, मेरे पास 150 रुपए शाम में बचे. यस और नो? दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग कैश. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, इनफ्लो ऑफ कैश लेस आउटफ्लो ऑफ कैश प्लस ऑपरेटिंग कैश इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश. और ये ही हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट है. इसको मैं बोलता हूं इनफ्लो लेस आउटफ्लो को बोलते हैं अपन नेट फ्लो ऑफ कैश. नेट फ्लो ऑफ कैश. ये डिवाइड होता है तीन एक्टिविटीज में. फर्स्ट वी स्टार्ट बिजनेस विद द कैपिटल, तो उसको अपन बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी. वी डू ट्रेडिंग टू जनरेट प्रॉफिट, उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और जैसे ही हमारे पास प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो कहना चाहिए तीन कैटेगरी में जो एक्टिविटीज डिफाइन है वो बहुत सोच समझ के ही रखा गया है. और इन तीनों एक्टिविटीज का नेट फ्लो ऑफ कैश निकालने के बाद हम अगर उसमें ऑपरेटिंग कैश, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैश आ जाएगी. यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. When above equation is presented in the vertical statement, then it is known as cash flow statement. तो आ जाते हैं हैशटैग नंबर 4 पे. देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है इस चैप्टर में? क्वेश्चन आपको बन जाएगा, बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है. कौन सी चीज कहां पे आ रही है? डायरेक्ट मेथड हो, इनडायरेक्ट मेथड हो, इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो. इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा टफ नहीं है,
लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना है यहाँ पे, दैट इज द फॉर्मेट्स। तो अपने को फॉर्मेट के रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़े, पक्का यहाँ तक सब साथ में है? ओके सर, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिपेंड करता है हमारा कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत ही लाइफ आसान है, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल हियर, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये रिसिप्ट होंगी उनको हम ऐड करेंगे और उसमें से लेस कर देंगे कैश ऑपरेटिंग पेमेंट्स, और ये हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बात समझ में पक्का? सर इनडायरेक्ट मेथड है अगर कैश फ्लो की, तो हमारे पास होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? पीओरएल से। तो इसमें से हमें इस नेट प्रॉफिट जो हमारे पास पीओरएल से आया है, इसमें से हमें नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को रिमूव करना पड़ेगा, और तब हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सारा का सारा वो जो प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा कहां से? फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। सर सबसे पहले फॉर्मेट अपन डिस्कस करेंगे डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला बहुत इजी है। सबसे पहले अपने को देखना है सर एनी कैश सेल्स आर देयर और नॉट। सर कोई कलेक्शन होने वाला है क्या डेटर से? अगर कलेक्शन डेटर से हुआ है, कहना से वो भी कैश में रिसीव हुआ है। सर कोई रॉयल्टी रिसीव हुई है, कोई फीस रिसीव हुई है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कैश रिसीट्स हो जाएंगे हमारी। सर इसमें से कैश परचेज हम लेस करेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर लेस करेंगे, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, टैक्स पेड वगैरह, हम ये सारे के सारे खर्चे लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमने किसकी बात करी? डायरेक्ट मेथड की। लेकिन हम जा रहे हैं अब इनडायरेक्ट मेथड। कहां पे जा रहे हैं बेटा? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है ना दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है ना दोस्तों, वो नेट प्रॉफिट में मेरे पास नॉन कैश आइटम्स भी हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मतलब ऐसे आइटम जो पार्ट है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, बट वो इस नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है। कहना इसे मुझे उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए मैं उनका रिवर्स इफेक्ट मारूंगा। यस और नो माय चार्टर्ड्स? तो सर सबसे पहले मेरे पास आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीओरएल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीओरएल इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट। ये आ गया, ठीक है सर। इसमें मैं सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा ताकि ये प्रॉफिट से एलिमिनेट हो जाए, और सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर दूंगा अगर वो पीओरएल में डेबिट हुए हैं तो। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस हैं सर? डेप्रिशिएशन, इंटेंजिबल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सर कोई इंटरेस्ट पे किया है, एक्सपेंस पे किया है, उसको हम ऐड बैक करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसको हम ऐड बैक करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व किया है, उसको भी हम ऐड बैक करेंगे। सर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स, तो भी हम ऐड बैक करेंगे। कोई प्रोविजन बना के रखा है, याद है मैंने आपको कंपनी फाइनल अकाउंट बनाया था, प्रोविजन हम क्या बनाते हैं? एस्टिमेटेड बेसिस पे, तो वो प्रोविजन भी यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। सर इसके बाद हम लेस करेंगे कौन सी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, अगर वो क्रेडिट साइड में आई है पीओरएल की, क्योंकि हमको जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो प्योरली प्योर चाहिए किसका? ऑपरेशंस का। तो क्या मुझे इन्वेस्टिंग और मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेस करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा? अगर वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है तो एड बैक करना पड़ेगा। प्योर अगर मुझे नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, यस और नो? माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक दिस नेट प्रॉफिट ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, तो उसके लिए मुझे नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एलिमिनेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और करने के लिए मैंने वही चीज करी। अब यहाँ पे अगर इनकम है तो वो पीओरएल में क्रेडिट होगी तो लेस करना है। तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे लेस कर दिया, डिविडेंड इनकम लेस कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट भी लेस कर दिया। लास्ट में मैं यहाँ पे मैं टैक्सेस पेड, इनकम टैक्सेस पेड, नेट ऑफ टीडीएस या आईटी रिफंड, इसको भी लेस कर दूंगा। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा सर कोई करंट असेट्स में, करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी दैट इज वर्किंग कैपिटल में कोई इंक्रीज या डिक्रीज है, उसको भी एड लेस करूंगा।
सर अगर मेरी वर्किंग कैपिटल में, मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लेके बताया था, बट यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यस और नो? सर करंट एसेट मतलब अगर मेरा करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो कैन आई से इसका रिवर्स इफेक्ट क्या, मतलब इसका अपोजिट में क्या बोल सकते हो? करंट लायबिलिटी कम हो रही है और नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्योंकि असेट बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर याद रखना, अच्छा यहाँ पे जब भी हम करंट एसेट्स की बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, तो इट डज नॉट इंक्लूड कैश इन बैंक, क्योंकि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश बैंक के अलावा सारे करंट एसेट्स। ध्यान से समझना, मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं, मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कैश ब्लॉक होती जा रही है। वापस से प्लीज कंफर्म करना चैट बॉक्स पे, सर मेरे डेटर्स बढ़े तो क्या कैश ब्लॉक हो गई कि नहीं? हुई कि नहीं? हो गई। सर इसका मतलब इट इज लीडिंग टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यस और नो? सो आई हैव टू लेस, मुझे इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स मींस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दैट इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बढ़ा मेरा, मतलब मुझे उसे लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक डेटर्स के एग्जांपल से समझा दिया। और भी एग्जांपल मैं ले सकता हूं, बट दिस इज द रिवीजन, so we will be only understanding from the exam point of view. सर सर अगर मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास कैश आती जा रही है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल मेरा कम होता जा रहा है, तो फिर मैं इस केस में इसको ऐड करूंगा। मतलब डिक्रीज इन डेटर्स यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब मेरे पास कैश है, पेमेंट नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान समझना सर, डेटर्स कम हुए मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स, मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैश है, डेटर्स ने पेमेंट कर दिया तो डेटर्स कम होते जा रहे हैं। यस और नो? सर उल्टा अगर सोचें लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब मेरे क्रेडिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास कैश है, कैश ब्लॉक नहीं हुई है, कैश है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इसको ऐड करता हूं। ओके सर, मेरी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स मेरे कम होते जा रहे हैं, मतलब मैं कैश यूटिलाइज करते जा रहा हूं, मतलब मेरे पास कैश कम होती जा रही, तो मैं इसको लेस करता हूं। ओके, कहना से ये अब आपको बचपन में 12th क्लास में आपको याद नहीं होता होगा, बट अब आपको यहाँ पे इसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज एडेड एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज रिड्यूस्ड, और टैक्स पेड लेस कर दिया तो कहना से दिस इज नथिंग बट माय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत सिंपल है सर। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? क्लोजिंग कैश पीओरएल और ओपनिंग पीओरएल दोनों का डिफरेंस, दैट इज नेट प्रॉफिट। इसमें से हम नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक करेंगे, करते हैं कि नहीं? ये देखो हमने यही देखा था, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर रहे हैं अगर वो डेबिट हुए पीओरएल में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हैं अगर वो क्रेडिट हुए पीओरएल में, साथ ही साथ इनकम टैक्स को भी लेस करते हैं। सर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑलवेज लेस, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑलवेज ऐड, तो दिस इज नथिंग बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड। समझा कि नहीं? फटाफट से मुझे जवाब चाहिए सभी सीए एस्पिरेंट्स जो फाइनल में जाने वाले हैं। पक्का? डन? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया सर। ये एग्जाम्पल का है कि ये मैंने वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बताए थे, अब आपको देखने की जरूरत इनको नहीं है, आप तो आ जाओ सीधे सीधे क्या। हाँ, ये मैंने एचडी क्लाउड बनाया था, इंक्रीज इन करंट एसेट ऑलवेज लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऑलवेज एड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऑलवेज एड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऑलवेज लेस। हमारा हमें सोचना है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस और कुछ भी नहीं। अब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, सबसे पहला सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज पेड ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज ट्रांसफर टू पीओरएल। और याद है यही बैलेंस कहां पे आ जाता है? अपने प्रोविजन फॉर टैक्स में ऊपर आता है, ऑपरेटिंग में एड बैक करते हैं अपन जहां पे। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एज इट इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। समझे? इन तीनों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है,
Bad debts, provision for doubtful debts, discount allowed, discount received. Premium on redemption of preference shares or debentures, both should be debited to PRL. Both are not operating expenses. If they are debited to PRL, then it should be added to find out the cash flow from operating activity. याद है ऊपर वो अपन नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह एड बैक करते थे, तो वहां पे ये प्रीमियम वगैरह भी एड बैक कर देंगे ताकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ला पाए. एड बैक करने से क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें प्योर नेट प्रॉफिट मिलेगा. ये बात मेरी पक्का बेटा? आगे बढ़ जाएं. ये पॉइंट एक बार पढ़ लो कि सर जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है या डिवेंचर है, इसको अगर ये डेबिट हुआ है पीओरएल से और चूंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हमें एड बैक करना पड़ेगा और ये फाइनेंसिंग में जाके लेस हो जाए. पक्का? सर जनरल एंट्री फॉर इनकम रिसीव्ड, अगर कोई इनकम 100 रुपए की मिली है तो मेरे को रिकॉर्ड कितनी करनी है, 100 करनी है कैश फ्लो में, लेकिन उसका टीडीएस का इंपैक्ट दिखा देना फ्रॉम टैक्स पेड और 80 की कैश दिखा देंगे. एम आई क्लियर? सेम अगर कोई एक्सपेंस पेड हुआ है तो उसमें भी हम टैक्स पेड में इसको ऐड कर देंगे, इसको हम लेस कर देंगे टैक्स पेड से, क्योंकि ये इनकम थी, ये एक्सपेंस, बस और कुछ भी नहीं. ये बहुत रेयर है आपको दिखे एग्जाम में, ये तो डायरेक्टली आपको टैक्स पेड का अमाउंट दिया रहेगा, डोंट वरी. पक्का? कच्चा कि पक्का? सर अपन क्यों कर रहे हैं उसका क्लाउड मैंने आपको बनवाया था. देखो पहले वाले डी वाले केस में क्या हुआ था, हमें 100 की इनकम रिसीव हुई लेकिन एक्चुअल में कैश आया हाथ में 80. मुझे बताओ 20 रिसीवेबल फ्रॉम इनकम टैक्स है कि अभी रिसीव हो चुके हैं? रिसीवेबल है, इसीलिए लेस किया. हम 100 लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में 80 आए, तो कहना इसे 20 हम लेस कर देंगे टैक्स पेड से. सर इसमें हमने एक्सपेंस पे किया, हमारा खर्चा हुआ 100 का, सामने वाले को पहुंचा 80, 20 का टैक्स पेड चला गया, टीडीएस में चला गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो कहना इसे 20 रुपीज पेबल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये एडबैक हो जाएगा. इससे हमारी कैश 20 रुपए से बढ़ गई. टेक्निकली एक्सपेंस हमारा 80 था, लेकिन हमने सामने वाले की बिहाफ पे 20 रुपए टैक्स भर दिया था, कहने से 20 रुपए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, तो इससे हमारा एडबैक करना है. बस बात खत्म. सर वाई? वाई तो बेटा अपन ने बैच में डिस्कस किया है, अभी बस कंसेप्ट ब्रश अप करने, जितना मुझे लगता है वहां पे अपन जाके डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिस्कस कर, बाकी के लिए फिर आप क्लास ज्वाइन करो. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ यहाँ बहुत गलती होती है बेटा, इसको अपन डेप्थ में डिस्कस करेंगे. सर क्या होता है यहाँ पे, सर यहाँ पे ना प्रॉब्लम पता क्या है. सबसे पहले बच्चों को चेंज इन पीओरएल निकालना नहीं आता. सर चेंज इन पीओरएल कैसे निकालोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होता है दैट इज चेंज इन पीओरएल. अगर आपने कोई चेंज इन जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसको भी आप एड बैक कर दो, कोई डिविडेंड आपने बांट के रखा उसको भी एड बैक कर दो, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है जिससे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. बट दोस्तों इसमें भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी हैं और नॉन कैश आइटम्स भी हैं, कहने से हमें ये दोनों भी एलिमिनेट करने पड़ेंगे ताकि ये जो प्रॉफिट है ये प्योरली किसके लिए हो जाए, ऑपरेटिंग के लिए. और उसके बाद हम करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल का एंड इनकम टैक्स पेड को लेस करके निकाल लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग. कहना से यहां तक में अब पूरा समझ में आ गया आपको? जल्दी बोलो एवरीबडी. ऑल, सलोनी, शीतल, स्वाति, स्नेहा, तरुण, वैष्णवी, राजदीप, अंजलि, अश्विनी, भरत, भुवनेश्वरी, ईशा, जतिन, काव्य, कोयल, मुदित, मोहन, प्रणेहा, नेहा. ग्रेट. अपन आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे. सर इफ इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज, सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन, अगर आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में किस चीज की गिवन है, परचेज, सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, दो इनडायरेक्ट मेथड दोनों यूज कर सकते हो. लेकिन आपको परचेज नहीं गिवन है, सेल्स नहीं गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, तो फिर तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना है, आप डायरेक्ट मेथड कभी फॉलो नहीं कर सकते. हाँ सर ये पता ही नहीं चलता हमको कई बार.
सर if we follow direct method then in working note we need to prepare all ledger accounts of trading P&L balance sheet, therefore we will, उसके बाद हम prepare क्या करते हैं, cash flow from operating activity. Am I clear? Yes, no? Done. Now sir, if we follow indirect method then we do not prepare all accounts for current assets and liability since we consider only change in current assets and liability while calculating. जब हम इनडायरेक्ट मेथड बनाते हैं तब मतलब इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं दोस्तों, तो याद रखना हम किसी भी चीज का सेपरेटली अकाउंट नहीं बनाते, हम उसका सिर्फ चेंजेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश फ्लो में। लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम उसके चेंजेस नहीं रिकॉर्ड करते, हम सबके अकाउंट ओपन करेंगे उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस, कैश बैलेंस लेते हैं। याद रखना जब भी हम डायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें ध्यान में देनी पड़ेगी। तो फटाफट से मुझे एक बात बताओ, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमारा डिस्कशन था वो हो गया है पूरा? क्या आपको पूरा समझ में आया कि नहीं? जल्दी। सर सबसे पहले हमने क्या देखा? सर देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम कब अप्लाई कर सकते हैं? सर परचेज सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है तो ही डायरेक्ट लग सकती है, अदरवाइज नहीं लग सकती। अच्छा, क्या परचेज सेल एक्सपेंसेस गिवन है तो इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं? हाँ, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन सर अगर परचेज सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड लगेगी। और इनडायरेक्ट मेथड में हम सारे लेजर अकाउंट्स ओपन करते हैं, ट्रेडिंग, पेरोल, बैलेंस शीट, ताकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकें। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमें सारे अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे हम सिर्फ चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज लेते हैं और उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा हमारा नेट कैश फ्लो, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले हम क्या करते हैं, हमें जो प्योरल टोटल दिया नेट प्रॉफिट, उसमें हम क्या करते हैं सर? हम उसमें ना सबसे पहले क्या कर देते हैं मालूम आपको? सर सबसे पहले हम करेंगे उसमें एड बैक कर देते हैं चीजों को। कौन कौन सी चीजों को एड बैक कर देते हैं वापस से? सर जनरल रिजर्व, 2 सेकेंड गाइस। ओके, तो इसके साथ मैंने आपको पूरा बता दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज इन पीओरएल निकाल लिया हमने, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस पीओरएल के। जनरल रिजर्व ऐड किया, डिविडेंड अगर कोई हमने डिक्लेयर करके रखा उसको ऐड कर दिया, पैट आ गया, पैट में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया तो हमारा पीबीटी आ गया। और ये पीबीटी इज नॉट कॉमन फॉर ऑपरेटिंग, यहां पर मुझे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट, तुमको समझा था कि नहीं? मैंने जाते जाते बताया भी था 20 से जस्ट पहले, पूरा समझ में आ गया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन अवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई भी फिक्स एसेट बेचा, कैश रिसीव्ड हुई। सर इन्वेस्टमेंट बेचा, कैश रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है, आ जाएगा। लेस कर देना परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ आर एंड डी समझते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेस कर दो। तो जो भी बचा दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन आपका आ जाता है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर्स इशू करे, डिवेंचर इशू करे, बॉन्ड्स इशू करे। कहने से आपके पास कैश और बैंक आ गया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, रिसीट है, कैश बढ़ेगी। रिडम्पशन किया, पे किया। बायबैक किया, पे किया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड है, अगेन पे किया। लोन रिपेमेंट है, अगेन। इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किया, अगेन आउटफ्लो। क्या आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें सारे आइटम्स दिए रहते हैं और याद है अपने को बस इसमें आइडेंटिफाई करना होता था कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। सर नेट प्रॉफिट दिया है 25,000, ये मान के चलेंगे कि ये पीओरएल का नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड पे किया, ये फाइनेंसिंग से लेस होगा, यस नो? हाँ सर। सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये ऑपरेटिंग में ऐड बैक हो जाएगा। हाँ, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस हो जाता है लास्ट में। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक होगा और इन्वेस्टिंग से लेस होगा। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड 185, मुझे बताओ 145 की मतलब आपने बेची है तो कहने से कैश रिसीव्ड हो जाएगी इन्वेस्टिंग में। सर डेप्रिसिएशन चार्ट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑपरेटिंग में नॉन कैश आइटम के नाम पे ऐड हो जाएगा कि नहीं? चार्टर्ड्स। सर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग से लेस होगा 100, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इतना, तो कहना इसे
इतने में बेचा और इतने का था, कहना इसे 28,865 का इन्वेस्टिंग में एड बैक हो जाएगा। हाँ, इसका इंपैक्ट दो जगह आएगा। ऑपरेशंस में जब अपन पीओरएल निकालना है कंप्लीटली फॉर द ऑपरेशंस, वहां पे तो एलिमिनेट करोगे इसको और इसको इन्वेस्टिंग में कंसिडर कर लोगे। इनकम, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग इनकम में इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर ऑपरेटिंग में ऐड बैक हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंसिंग से लेस हो जाएगा। हाँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बेटा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहना इसे कैश ब्लॉक हो जाएगा। कैश ब्लॉक होगा तो ऑपरेटिंग से लेस हो जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर अगेन लेस क्योंकि आउटफ्लो है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो। कॉल्स इन अरियर का प्रोसीड्स मतलब आ गया है, प्रोसीड्स मतलब 2 रुपए मिले, 2 रुपए नहीं है, 2 लाख मिले हैं। यस नो, हाँ सर। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी अपने को कुछ इनफ्लो हुआ है। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इनफ्लो, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इनफ्लो। सर प्रिपेयर कैश फ्लो एज पर AS3, मेक नेसेसरी assumptions, ठीक है। सर स्टेप नंबर 1 में हम बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है, आप ऐसा भी एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक कर दिया, प्रॉफिट ऑन लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस कर दिया, इंटरेस्ट इनकम लेस कर दिया, और इसके अलावा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को भी लेस कर दिया, टैक्स पेड को भी लेस कर दिया, जो अपन ने डिस्कस किया फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करके आंसर लिया है। सर स्टेप नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक जस्ट अ सेकेंड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ एसेट 145 का डिसाइड किया था, इन्वेस्टमेंट 27,865 का डिसाइड किया था, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 25,600 का, परचेज किए थे एसेट, एक्सपेंस इसमें ज्वाइंट वेंचर में, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एनआईसी ये पूरा नेट आउटफ्लो आ रहा है इन्वेस्टिंग का, नेट आउटफ्लो ऑपरेटिंग का भी आया था। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टेप 3 में प्रोसीड फ्रॉम दिस, कॉल्स इन अरियर, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट 12, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिविडेंड और इंटरेस्ट पे, ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम स्टेप नंबर 4 बनाएंगे, तो स्टेप नंबर 4 में मैसेज ज्योति ऑफ स्टार ऑयल लिमिटेड और ईयर एंडेड जो भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2001, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 दोनों तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो रखे, ओपनिंग कैश को ऐड किया तो क्लोजिंग आ गई। कोई टेंशन इसमें, कोई भी, पक्का आगे बढ़ जाऊं? अरे बोलो, यस नो चार्टर्ड्स एवरीबॉडी। सिर्फ इंफॉर्मेशन देखना और पुट करना है, इनडायरेक्ट मेथड तो बहुत ही आसान है। देखो, रेयान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द ईयर एंड 31 मार्च। ये सर सेल्स, सीओजीएस, ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 37 का, अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, इनकम रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इनकम टैक्स जो पे किया, ये पीबीटी आपको दिया हुआ है, यही से अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होता है बेटा। प्लांट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, साथ ही साथ सर बॉन्ड, ट्रेड पेबल, और ये कब के सर, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर के फिगर्स गिवन, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सेकंड सिलेक्टेड अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग 2010-11 गिवन है। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करे 78 के, इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड करे 1,02,000 में, और इनकी कॉस्ट थी 90,000, तभी अपने को गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 यहाँ दिख रहा था। एम आई क्लियर? इंपैक्ट समझ रहे हो? हाँ सर, तो मुझे एक बात बताओ, हम जो स्टार्ट करेंगे वो 23,000 से करेंगे, डेप्रीशिएशन अपने को गिवन था 37,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एड बैक हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पे किया है उसको ऐड कर दो, इंटरेस्ट इनकम जो रिसीव हुई 6,000, उसको क्या कर दिया हमने,
लेस कर दिया, कहना इसे। अब हमारा क्या आ गया, एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए था फॉर ऑपरेशंस वो आ गया है। यहां से हमने वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया। वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स है तो लेस होगा, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो ऐड होगा। याद आ रहा है वो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है तो लेस, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज है तो ऐड। बस वही कर रहे हैं हम। देखो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस किया, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ऐड किया, और डिफरेंस ऐड कर रहे हैं लास्ट ईयर और करंट ईयर का। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस ऐड किया, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऐड किया, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऐड किया। टैक्स पेड, वर्किंग नोट नंबर 1 पे गए थे। वर्किंग नोट नंबर 1 हमने कहा बनाया था, नीचे बनाया था, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट बनाया था। क्यों? क्योंकि हमें इनकम टैक्स पेबल की डिटेल्स दी हुई थी, 5,000 और 3,000। मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा क्योंकि ये लायबिलिटी है, क्लोजिंग 3। मुझे बताओ प्योरल में 7 गया तो कहने से इस साल आपने 9,000 का इनकम टैक्स पे किया है। 9,000 का जो इनकम टैक्स पे किया है वो कहाँ आ जाएगा, एक्चुअल टैक्स पेड ऑपरेटिंग में। दिस वाज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गिवन था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गिवन था, परचेज ऑफ प्लांट डायरेक्टली गिवन था, सेल ऑफ प्लांट हमें निकालना पड़ा था। कैसे सर, देखते हैं। परचेज प्लांट फॉर 120, sold plant asset at cost of 10,000 with accumulated depreciation of 2,000 for 5,000। मतलब 5,000 का आपने प्लांट बेच दिया, गिवन है। इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई 6,000, बस आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग कैसे आएगा, शेयर कैपिटल इशू करी, बॉन्ड्स का रिपेमेंट हुआ है क्या, कैसे पता चला। देखो बॉन्ड्स पिछले साल 245 के थे, इस साल 295 के, 50 के आउटफ्लो। ओके सर, इसके अलावा डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, और शेयर कैपिटल इशू हुई। शेयर कैपिटल देख लो यहाँ पे दी है 1.5 लाख की। एम आई क्लियर, यस नो। बस इनको अपन ने क्या कर दिया, तीनों एक्टिविटीज का टोटल लिया है, ओपनिंग कैश से ऐड कर दिया तो आ जाएगा अपना 46। क्या मुझे बताओ इसमें इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा इजी है या डायरेक्ट ज्यादा इजी। सर बिना अकाउंट खोले सिर्फ अगर अपने को फॉर्मेट याद है तो फटाफट से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यू टेल मी चार्टर्स, प्लीज प्लीज टेल मी एवरीबडी। यस, डन, आगे बढ़े। एवरीबडी इन द चैट बॉक्स प्लीज कंफर्म, ऑल चार्टर्स। बस फॉर्मेट आपको अगर याद है ना बेटा तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। डन, चलो अभी आ जाओ इलस्ट्रेशन 11। ये अपन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं क्योंकि इसमें सेल परचेज की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये सितंबर 24 में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आ जाओ सर, सेल्स दिए 135 की जिसमें से 60% कैश है, तो 135 इंटू 60% कैश सेल्स कितनी आ जाएगी अपनी ऑपरेटिंग के लिए, 81। क्योंकि ऑपरेटिंग में अपन क्या करते हैं, जितनी कैश रिसिप्ट है उसको ऐड कर दो, जो कैश पेमेंट है उसको लेस कर दो, ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है सर, परचेजेस कितने 55, जिसमें से 55 में से 80% क्रेडिट है। तो मुझे एक बात बताओ, 20% कैश होंगे, अपन ने 11 लेस कर दिया। डन, ओके सर। सर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस 18 और 22, मुझे तो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस भी अपन ने लेस कर दिया। कंपनी रिडीम डिवेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। डिवेंचर होल्डर्स इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 करोड़ टुवर्ड्स द रिडम्पशन एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1.5 करोड़। मुझे बताओ इंटरेस्ट जो डिवेंचर का पे किया है, एनआईसी ये जाएगा कहाँ, फाइनेंसिंग में। देखो इंटरेस्ट पेड 1.5, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए मुझे बताओ 20 करोड़ के डिवेंचर थे प्लस 10%, मतलब 22 करोड़ के रिडम्पशन का अमाउंट हो रहा था आपका। यस और नो, टेल मी। 22 करोड़ का रिडम्पशन अमाउंट हो रहा था, बदले में आपने 15 के इक्विटी शेयर्स दे दिए। मुझे बताओ आपको नेट कितना आपके पास प्रोसीड्स आ गया, 7 का, और वो भी नेट आउटफ्लो है। 7 का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आ जाएगा फाइनेंसिंग में। ओके, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। डिविडेंड पेड 11.7 डायरेक्टली यहाँ पे कर दो, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से अपन बना रहे हैं तो अपने को ऑपरेटिंग में कोई एड बैक करने का लोचा ही नहीं है सर।
सर अगला है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ वेर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने पे? 12 प्लस 2.4 14.4 पे आपने बेच दिया। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबडी प्लीज आंसर। डन। ओके सर, अगला ट्रांजेक्शन क्या गिवन है? सर अगले में दिया है 8 करोड़ का इनकम टैक्स दिया है, ये तो अपन यहां से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग से। ठीक है सर। न्यू प्लांट 21 करोड़ का परचेज किया इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट वाज 12 करोड़, बट द वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट एट 10 करोड़ ओनली। कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा था? 21 करोड़ का। और बैलेंस वाज इन कैश वाज पेड टू द बैलेंस इन कैश, बैलेंस इज कैश टू पेड टू द वेंडर। मतलब मुझे एक बात बताओ, आपने 21 यहां से ध्यान से पढ़ना, कॉमन सेंस से, 21 करोड़ का, ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 21 करोड़ का आपने कोई चीज खरीदी है ना एक्सचेंज में। ओल्ड प्लांट की बुक वैल्यू कितनी थी? 12 करोड़। लेकिन सामने वाले ने क्या वो 12 करोड़ में लिया या 10 करोड़ में लिया? कितने में लिया सर? 10 करोड़ में लिया। सर जब 10 करोड़ में लिया और मुझे उसको पे करने थे 21, कहना इसे नेट मैंने 11 करोड़ कैश में पे किया है। कहना इसे क्या, देखो 21 माइनस 10, 11 करोड़ मैंने नेट कैश में पे किया है फॉर द परचेज ऑफ प्लांट। बस वही क्या है, लेस परचेज ऑफ प्लांट, खत्म। ये आ गया 29, ये आ गया 3.4। अच्छा अभी रुकना, अपने को द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड। किस चीज के? किस चीज के? ओपनिंग और क्लोजिंग, डेटर क्रेडिटर। सर डेटर क्रेडिटर से क्या आ जाएगा सर? पेमेंट टू क्रेडिटर्स आएगा मेरे पास, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी आएगा। हाँ, तो मैंने ये लेजर बनाया वर्किंग नोट नंबर 1 में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45 डेटर्स का, और बाई बैलेंस कैरिड डाउन 50 का। मुझे बताओ 60% अगर कैश सेल थी तो रिमेनिंग रिमेनिंग क्या होगी? रिमेनिंग बेटा वर्किंग कैपिटल नहीं है रिया, डायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल कहां से आ जाएगा? रिया व्हाट हैपेंड? यहां तो सिर्फ हम कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट्स देख रहे हैं ऑपरेटिंग में। हाँ, तो मुझे बताओ 135 की सेल इंटू 40%, 54 की अपनी सेल हो गई क्रेडिट, तो कहना इसे कैश बैंक कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 49 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये हमने कहा पुट कर दिया, यहाँ आ गया प्लस कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सर सेम क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21, कैरी डाउन 23, और परचेजेस देखो 55 का 80% था क्रेडिट में, तो कहने से 42 आपका बचा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये आ गया, तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग खत्म, इन्वेस्टिंग खत्म, फाइनेंसिंग खत्म, और ये खत्म। तो स्टेप 4 में अपन ने चारों को ले लिया, 29 प्लस 3.4 लेस 20.2 और प्लस 6, तो 18.2 आ गया हमारा। दिस इज नथिंग बट योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पक्का? इसके बाद मैंने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए दिया था, बट मुझे आपको एक क्वेश्चन और दिखाना है। जस्ट जस्ट 2 मिनट्स। मुझे आपको एक क्वेश्चन दिखाना था मे 24 अटेम्प्ट का, है ना। मे 24 का एक क्वेश्चन अपन करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। चलो, तो ये एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला पूरा क्वेश्चन करा दिया, सारे करा दिए अपन ने। एक क्वेश्चन मैं आपको ये अलग से करवाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी। Illustration 5. Prepare cash flow from investing activity of this limited for the year ended 31st March 2001. अब ध्यान से समझना, प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स। मुझे एक बात बताओ, आपकी जेब से कुछ गया है क्या? आपकी जेब से कुछ गया है क्या? तभी मुझे जवाब देंगे फटाफट से। सर ये जो प्लांट है इसकी वजह से सर कोई हमारी जेब से कुछ इंपैक्ट नहीं गया, क्या ये इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा? नहीं। सर क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, मेरी बात सुनना, क्लेम रिसीव हुआ है कितने का? 49,600 का। ये जो क्लेम रिसीव हुआ है, कहना इसे इस क्लेम के, ये क्लेम कब मिला? जब फायर हुआ। फायर हुआ मतलब क्या मैंने पॉलिसी में इन्वेस्ट करके रखा था? इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो कहना इसे इट शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
यस और नो? यस सर, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। सर अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज, सर आपने लोन दे दिया किसको? सब्सिडरी को, कहना इसे आपका कैश कम हो गया। सब्सिडरी मतलब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होता है, हाँ ओके। सर इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनीज, ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि ये इनफ्लो है हमारे लिए और सब्सिडरी कंपनी से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है ना उसमें, कहना से उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो कहना से इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। यस और नो? सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो अपन ऐड करते ही थे। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ये यहां आएगा क्या? ये यहां आएगा क्या? मुझे बताओ, ये यहां आएगा क्या? फाइनेंशियल में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, देखो कहीं पे भी नहीं आएगा। अब डिबेंचर हो गया, तो ये देखो इग्नोर, इग्नोर। सर टर्म लोन रिपेड, टर्म लोन रिपेड है बेटा, मुझे बताओ कितने का है? 4,25,000 का है, 4,25,000 का टर्म लोन रिपेड, क्या ये यहां आएगा? नो, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यस, इग्नोर। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे बताओ, और ये टीडीएस ऑफ 8,200 वाज डिडक्टेड ऑन द एबव इंटरेस्ट, 68,000 का मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्या मैं इसको यहां पे ऐड बैक करूं? हाँ या ना? करना चाहिए कि नहीं? अरे करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन सुनो ये नेट अमाउंट कभी नहीं आता कैश फ्लो में। 68 और इस पे जो टीडीएस कटा है प्लस 8,200 कितना हो गया? 76,200 हमारा इनफ्लो हो जाएगा। ये देखो इन्होंने 76,200 इनफ्लो किया, उसके बाद इसमें से टीडीएस डिडक्ट कर दिया 8,200। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? क्योंकि टीडीएस इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। याद है मैंने वो बीच में लिखाया था आपको, बनवाया था यहाँ पे, ये रहा, इनकम रिसीव पे अगर टीडीएस का था तो लेस होगा, लेस होगा टैक्स पेड इन ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, जहां पे भी वो हो रहा है। ओके चलो सर, इसके बाद बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, हमने 84,000 का प्लांट सोल्ड किया जिसमें हमें लॉस हुआ 9,600 का, मुझे बताओ मैंने एक्चुअल में कितने का बेचा होगा? सर 84 तो बुक वैल्यू थी, लॉस हुआ 9,600 का, मुझे बताओ ग्रॉस फिगर कितना आ जाएगा? 84 लेस 9,600, 84 लेस 9,600 इट इक्वल्स टू 74,400, ये 74,400 का इनफ्लो हुआ है मेरे पास, यस और नो? यस, बस। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, ये नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग आ जाता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। बस ये क्वेश्चन था, ये मई 2015 में कंपलसरी क्वेश्चन आया था अकाउंट्स के पेपर में, और ये इसी क्वेश्चन में सब गलती करके आए थे, याद रहेगा बेटा? पक्का? तो दिस वाज योर एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 फ्रॉम माय साइड व्हिच इज कंप्लीटेड विद रिवीजन। आपको बस अब इसको कुछ नहीं, मैंने सारे कंसेप्ट करा दिए, अब आपको बस इसको रिकॉल करना है, क्वेश्चंस को ऑडिट करना है, मैंने मस्ट टू क्वेश्चंस दे दिए, उनको भी आप देख के जाइएगा। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, आपको ये रिवीजन लेक्चर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो मुझे बताओ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना जीवन में। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? ओके चलिए, तो इसी के साथ कैश फ्लो का रिवीजन हमारा समाप्त होता है।